Party question 1. A particle is accelerated upon by a net force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a plane, it follows that. देखो हमें एक चीज़ पता होती है कि अगर फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है तो हमारा मोशन सर्कुलर हो जाता है, राइट? फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है तो कंसीडरिंग द मोशन टू बी सर्कुलर हम अपना आंसर करें। वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, ये गलत हो जाएगा। सर्कल में जब पार्टिकल घूमता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे अलग होती है। एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो एक्सेलरेशन होती है जब सर्कल में पार्टिकल घूमता है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती है। जैसे जब पार्टिकल यहाँ होगा तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, जिस तरफ फोर्स होगी उसी तरफ एक्सेलरेशन होगी। सिमिलरली जब ये आर्टिकल यहाँ होगा तो फोर्स इस तरफ होगी और एक्सेलरेशन इस तरफ होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होती है हर इंस्टेंट पे। काइनेटिक एनर्जी इज़ कांस्टेंट, ये ठीक है। पार्टिकल जब सर्कल में जाता है तो क्योंकि हम बोल रहे हैं कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है हमेशा, तो जो वर्क डन होगा बाय दिस फोर्स दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो फोर्स हर जगह पे डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर आएगा। वर्क डन अगर ज़ीरो है तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है और दिस कम्स आउट टू बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, तो सी और डी ठीक हो जाएंगे अपने। Question 2. A block of mass m is kept in a rough inclined surface of inclination theta which is fixed in an elevator. The elevator moves up with uniform velocity v and the block does not slide on the wedge. The work done by the force of friction on the block in time t. तो ये जो ब्लॉक है ये इस इंक्लाइन के ऊपर स्लाइड नहीं करता बच्चों। ये जो पूरा एलिवेटर है जो ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है एज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। और ये एंगल अपने को थीटा दे रखा है। तो सबसे पहले तो मैं फोर्सेस लिखता हूँ कि इस ब्लॉक पे कौन कौन सी लग रही होंगी। तो एक तो इस पे एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा होगा और एक इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, राइट। एम जी साइन थीटा इसको नीचे खिसकाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन उसको रोक के रखेगा। एज मैंशन इन द क्वेश्चन ये ब्लॉक नीचे नहीं खिसक रहा, तो एम जी साइन थीटा जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ वो फ्रिक्शन को इक्वेट करेगी। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एज द ब्लॉक डज नॉट मूव अलॉन्ग द इंक्लाइन वी कैन बैलेंस द फोर्सेज अलॉन्ग द इंक्लाइन। अब ये पूरा सेटअप ही वी स्पीड से ऊपर जा रहा है, ये पूरा सेटअप वी स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो ये ब्लॉक भी वी स्पीड से ऊपर जा रहा होगा। अब किसी टाइम टी में ये ब्लॉक देखो इंक्लाइन के अलॉन्ग तो स्लाइड नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक भी ऊपर जा रहा होगा। तो किसी टाइम टी में इस ब्लॉक की ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट आएगी v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है जी। ये डिस्प्लेसमेंट आएगा ब्लॉक का। तो हमें एक चीज़ पता लग गई कि इस सवाल में जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा बच्चों वो होगा अपवर्ड, दैट इज़ इक्वल टू वी टी। और उसके अकॉर्डिंग हम वर्क डन वगैरह किसी भी फोर्स का डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें पूछा वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन टाइम टी। तो देखो जो फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है वो ऊपर की तरफ लग रही है अलॉन्ग द इंक्लाइन। तो वर्क डन बताने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल चाहिए होगा अपने को, ये वाला। ये एंगल हम यहाँ से निकालते हैं, लेट्स से दिस एंगल इज़ थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो अपना ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दिस एंगल इज़ 90 माइनस थीटा जो हमें चाहिए। तो मैंशनिंग दिस एंगल ओवर हेयर, दिस इज़ 90 माइनस थीटा। तो बस वर्क डन के फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं, फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट एस, कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ओवरऑल हमारा रिज़ल्ट इसमें वैल्यूज़ डाल के कुछ ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन 3, कंसीडर टू ऑब्जर्वर्स मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एट कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है बच्चों। ये दोनों ऑब्जर्वर्स इस तरह से मूव कर रहे हैं कि इनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज़ कांस्टेंट विद टाइम। कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, ध्यान रखें। इनकी खुद की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है,
इनके वेलोसिटीज़ का जो डिफरेंस है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो कांस्टेंट है। अब ये दोनों ऑब्जर्वर एक ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसका मास m है, विच इज़ मूविंग अ डिस्टेंस l ऑन ए रफ सरफेस। तो लेट्स से ये l डिस्टेंस मूव किया इस रफ सरफेस के ऊपर, मास इसका m है ब्लॉक का। द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल बी सेम एज ऑब्जर्व्ड बाय द टू ऑब्जर्वर्स। ओके, पार्ट ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t। देखो इन दोनों ही जो ऑब्जर्वर्स है, इन दोनों का आपस में वेलोसिटी सेम नहीं है। क्योंकि इनका आपस में वेलोसिटी सेम नहीं है, तो ये जो ब्लॉक की वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ऑब्जर्व्ड बाय मास 1 एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एज ऑब्जर्व्ड बाय मास 2, ये डिफरेंट आएगी, राइट। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड 2 डिफरेंट आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू बोथ। काइनेटिक एनर्जी विल बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू बोथ एज बोथ आर हैविंग डिफरेंट स्पीड्स, डिफरेंट वेलोसिटीज। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो देखो डायरेक्टली वी कैन से कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी दोनों के हिसाब से, ऑब्जर्वर्स के हिसाब से डिफरेंट आएगा। ऑब्जर्वर 1 के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का अलग आएगा, उसकी वेलोसिटी अलग है। ऑब्जर्वर 2 के हिसाब से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आएगा जो अलग आएगा, उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है। तो एज द डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट फॉर बोथ द ऑब्जर्वर्स, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन एज ऑब्जर्व्ड बाय बोथ विल बी डिफरेंट। वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट हो जाएगा तो डिफरेंट आएगा। टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक, देखो टोटल वर्क डन किसी भी बॉडी पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और जैसे कि हमने बात करी कि काइनेटिक एनर्जी तो डिफरेंट है ही दोनों ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट में, सो वर्क डन टोटल भी डिफरेंट आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ओके, एक्सेलरेशन जो ब्लॉक की आएगी उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखो एक्सेलरेशन ब्लॉक की क्या आएगी, हमें ये पता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों ऑब्जर्वर्स की वो कांस्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है v1 माइनस v2 की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विल गेट a1 माइनस a2 बराबर 0, दिस विल बी a1 बराबर a2। यानी कि ये दोनों ऑब्जर्वर्स इस तरह से मूव कर रहे होंगे कि इनकी एक्सेलरेशन सेम होगी। ठीक है जी, एक्सेलरेशन दोनों ऑब्जर्वर्स की सेम होगी। एक्सेलरेशन इसकी अगर a है तो इसकी भी a होगी। तो अगर दोनों की एक्सेलरेशन सेम है तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर्स वो भी सेम आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एज ऑब्जर्व्ड बाय 1 लिखूंगा तो वो आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखूंगा तो वो आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2। दिस विल बी सेम फॉर बोथ। तो ये पार्ट अपना ठीक है जी, एक्सेलरेशन ब्लॉक की सेम ही ऑब्जर्व होगी 1 और 2 द्वारा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो डी आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन 4, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेज कॉन्टीन्यूसली विद टाइम। ठीक है जी, तो आई कैन जस्ट से कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ तो डेल्टा के का जो वैल्यू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन बाय द फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स, वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए। अब किसी भी फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव कब आता है? जब एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में होता है, राइट। 0 से 90 के बीच में होता है। तो उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन देख लेते हैं। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल टू द वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंट्स। ये कह रहा है कि पैरेलल ही होनी चाहिए वेलोसिटी के, यानी एंगल 0 होना चाहिए। देखिए ये मस्ट ज़रूरी नहीं है, ये एंगल एक्यूट होना चाहिए, 0 होना ज़रूरी नहीं है। तो मस्ट वाला वर्ड लगा दिया तो इसके कारण ये गलत हो गया। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री यानी एक्यूट देन द वेलोसिटी विद द वेलोसिटी एट ऑल टाइम। ये ठीक हो जाएगा जी, एक्यूट एंगल होना चाहिए। इट्स हाइट अबव द ग्राउंड मस्ट कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज। नहीं, ये सिर्फ हम तब बोलते जब हमारा वर्टिकली हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते तो हम इस ऑप्शन के बारे में सोचते। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल आप ऐसे सोच लो कि अगर मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है और इस पे मैं फोर्स दे रहा हूँ एफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ये मूव भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, तो इसका वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा फोर्स का। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी
और इसमें हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो हाइट है वो सेम ही रहेगी ब्लॉक की, हाइट डिक्रीज इंक्रीज नहीं हो रही, राइट। तो अपना ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि हाइट मस्ट कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज। द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग कॉन्टीन्यूसली, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वी कैन से कि स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है यानी कि मोमेंटम का वैल्यू जो m इंटू वी है वो बढ़ रहा है। तो डी आंसर भी अपना ठीक आएगा। क्वेश्चन 5, one end of a light spring of spring constant K is fixed to a wall and the other end is tied to a block placed on a smooth horizontal surface. The work done by the spring is half kx square। कह रहा है कि हमें वर्क डन स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर ऑब्जर्व हो रहा है। तो कौन सा केस हो सकता है इनमें से जिसमें वर्क डन बेसिकली स्प्रिंग का हमें चेक करना है कि हाफ के एक्स स्क्वायर किस केस में आएगा। तो ऑप्शन ए, द स्प्रिंग वॉज इनिशियली compressed by a distance x and finally in its natural length। तो आप तो इसमें डायरेक्ट वर्क डन लिख लो जो स्प्रिंग का होगा, क्योंकि जो हमारी स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, वो माइनस डेल्टा यू के बराबर आएगा, राइट। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो हम तो डायरेक्टली इसमें वैल्यूज़ पुट कर करके आंसर निकाल सकते हैं। वी विल जस्ट यूज़ दिस कॉन्सेप्ट। तो पहले वाले केस में जैसे इनिशियली हमारी एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, फाइनली नेचुरल लेंथ में तो जीरो है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा अपने पास माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर का नेगेटिव, राइट। वर्क डन विल बी माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये ठीक है। सिमिलरली बी पार्ट में आप कैलकुलेट कर लोगे, इट वॉज स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस एक्स एंड फाइनली इन इट्स नेचुरल लेंथ, इसमें भी सेम ही कहानी बन जाएगी, इसमें भी हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सी में इट वॉज इनिशियली इन इट्स नेचुरल लेंथ, तो इनिशियल एनर्जी इसमें ज़ीरो है और फाइनल एनर्जी इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो इसमें अपना जो आंसर आएगा वो वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू से स्प्रिंग का माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये नहीं होगा। बाय द सेम वे डी वाले ऑप्शन में इट वॉज इनिशियली इन इट्स नेचुरल लेंथ एंड फाइनली इन द स्ट्रेच्ड पोजिशन, इसमें भी वर्क डन हमारा नेगेटिव आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर चाहिए था, वो ए और बी में होगा जी, ठीक है। एक चीज़ आप इसमें और नोटिस कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्टली भी एक तरीके से शॉर्टकट तरीके से इसका आंसर कर सकते थे। जब भी ब्लॉक जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा होगा, तब जो स्प्रिंग का वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि तब स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट भी ब्लॉक का इधर ही हो रहा होगा। जब भी ब्लॉक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा होगा, तो देखो इस सिचुएशन में अगर अपने इसको एक्सपैंड कर रखा है स्प्रिंग को और छोड़ेंगे तो उस केस में भी वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। कंप्रेस कर रखा है स्प्रिंग को और छोड़ेंगे तो इस तरफ जाएगा, तब भी नेचुरल लेंथ की तरफ ही आ रहा है, तब भी वर्क डन पॉजिटिव आएगा, राइट। उस लॉजिक से भी हम डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं कि ए और बी आंसर आएगा। Question 6. A block of mass m is hanging over a smooth and a light pulley through a light string. The other end of the string is pulled by a constant force F. The kinetic energy of the block increases by 20 joule in 1 second. इतना काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, डेल्टा के 20 जूल का है और 1 सेकंड के अंदर ये ऑब्जर्व हुआ है। तो हमें बताना टेंशन स्ट्रिंग के अंदर क्या है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक क्या है, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक क्या है, ये सब बताना है। तो पहले सिचुएशन देख लेते हैं जी। ये हमारा पुली है, इस पुली में हमें ऐसा दे रखा है कि ये हमारा पुली है और इसमें हमें ऐसा दे रखा है कि एक ब्लॉक लगा हुआ है मास m का और दूसरे एंड पे हमने फोर्स F दिया है। तो एक बात तो बच्चों समझ आती है, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा मासलेस है, तो अगर हम ये वाले पॉइंट का FBD बनाएं, ये वाले पार्टिकल का FBD बनाएं, ये पार्टिकल P का अगर आप FBD बनाएं तो इस पार्टिकल P पे दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक तो F नीचे की तरफ और एक टेंशन T ऊपर की तरफ। अब क्योंकि ये पार्टिकल P मासलेस है तो F इज इक्वल टू T होगा, राइट। पार्टिकल P क्योंकि मासलेस है तो इस पार्टिकल P पे F नेट जीरो होना चाहिए, F नेट जीरो का मतलब F इक्वल टू T, तो टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में F के बराबर होगी।
फिर इसने पूछा है ब्लॉक पे जो वर्क डन आएगा ग्रेविटी का और टेंशन का वो क्या होगा। तो देखो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, बी ऑप्शन ठीक हो गया। अब हम ये बता सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन में जैसे ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी। ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अपन इस ब्लॉक पे, एक तो एम जी लग रहा होगा, एक टेंशन टी लग रहा होगा ऊपर की तरफ। तो हमें ये ज़रूर पता है कि इस ब्लॉक पे जो भी फोर्सेस लग रही हैं उनका जो वर्क डन होगा दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के की वैल्यू 20 जूल। ऑल फोर्सेस में टेंशन का वर्क डन आ गया और एम का वर्क डन आ गया, दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा के। तो इसमें ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, वर्क डन टेंशन का और एम का मिला के 20 जूल आएगा 1 सेकंड के अंदर। अब इसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ना तो टेंशन का वर्क डन है और हमारे पास ना ही एम का वर्क डन है। तो इससे बाद हम सॉल्व करके इंडिविजुअली टेंशन और एम का वर्क डन नहीं बता पाएंगे। तो हम इसमें सिंगल करेक्ट है तो एक ही ऑप्शन लगा पाएंगे जी, बी। क्वेश्चन 7, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg travels in a straight line with a velocity given as this एंड ए की वैल्यू इसमें दे रखी है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखो जी, वर्क डन जब भी नेट फोर्स का पूछा हो ना तो दिमाग में आना चाहिए वर्क डन नेट फोर्स का हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे हाफ एम फाइनल स्पीड का स्क्वायर चाहिए होगा और हाफ एम इनिशियल स्पीड का स्क्वायर चाहिए होगा। मुझे चाहिए होगा वी फाइनल और वी इनिशियल। अब बहुत इजी हो जाता है सवाल क्योंकि हमें वी का एक्सप्रेशन दे रखा है सवाल में। तो हम x की वैल्यू डाल के x0 डालेंगे तो हमें इनिशियल स्पीड पता लग जाएगी जो हमारे पास 0 ही आ जाएगी। x2 डालेंगे तो फाइनल स्पीड पता लग जाएगी जो 10√2 आ जाएगी। और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल और इनिशियल स्पीड पुट करके वर्क डन 50 जूल आ जाएगा। तो आंसर शुड बी बी। Question 8. A particle moves in a straight line with retardation proportional to its displacement. The loss of kinetic energy for any displacement x is proportional to. देखो, अगर बॉडी रिटार्ड कर रहा है, स्पीड उसकी स्लो हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और लॉस आएगा काइनेटिक एनर्जी में, राइट। तो वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का एक्स के साथ प्रोपोर्शनैलिटी हमें बताना है कैसा बनेगा। तो इसमें सवाल में ऐसा दे रखा है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा ना वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। वैसे तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम तो कांस्टेंट है, उसमें वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं बस वी पे कमेंट कर लेता हूँ कि वी एक्स के साथ कैसे वेरी करेगा। वी एक्स के साथ कैसे वेरी करेगा तो मुझे पता लग जाएगा काइनेटिक एनर्जी का चेंज एक्स के साथ कैसे वेरी करेगा। तो एक्सेलरेशन को वी डी वी बाई डी एक्स लिखा, वी डी वी इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स लिखा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारा वी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। तो वी स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो काइनेटिक एनर्जी विच इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर शुड बी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बनेगा, सी आंसर आएगा। Question 9. A body of mass 5 kg moves along a straight line and is accelerated from 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड से हमने इसको एक्सेलेट किया 8 मीटर पर सेकेंड में और इसका मास वगैरह दे रखा है और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा के हमने ऐसा करा है। तो इस दौरान हमें बताना है वर्क डन बाय फोर्स क्या आएगा। देखो, वर्क डन तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख लो, दैट विल बी 120 जूल। फिर इसने पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बॉडी का इस दौरान। तो क्योंकि हमें वर्क डन पता लग गया 120 जूल इस फोर्स का, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होगा इस फोर्स वाला दैट विल बी वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन
इस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 12 आ जाता है। फिर उसने पूछा है कि भाई टाइम फॉर चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, कितने समय में ये वेलोसिटी में चेंज आया। तो हमें एक तरह से ये तो पता लग गया कि एक्सेलरेशन क्या है। जो एक्सेलरेशन होगा वो अपना बनेगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी से मैं टाइम की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि अब मैं v निकाल चुका हूँ, u मुझे पता है, v मुझे पता है, एक्सेलरेशन में फोर्स अपॉन मास से निकाल चुका हूँ, t निकाल सकता हूँ। सॉल्विंग दिस वी गेट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सो ऑप्शन डी अपना ठीक बनेगा, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। क्वेश्चन 10, a vertical spring of spring constant 100 Newton per meter is attached with a hanging mass of 10 kg. Now if an external force is applied on the mass so that the string is stretched by an additional 2 meter. ठीक है, तो पहले जो ब्लॉक था वो लगा रखा था, स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन में था, फिर हमने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया। ठीक है जी, आप तो ये समझो कि पहले जो सिचुएशन दे रखी है तब सिचुएशन में ब्लॉक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, रुका हुआ था, और फिर हमने एक फोर्स लगाया जिससे फर्दर और खिंच गया। ये जो फर्दर और खिंचा ये 2 मीटर है, राइट। इक्विलिब्रियम से जो फर्दर और खिंचा वो हमारा 2 मीटर है। तो कह रहा है जो आपने फोर्स लगाई है जिसके कारण 2 मीटर फर्दर और खिंच गया, इस फोर्स का वर्क डन इस दौरान कितना होगा। ओके हमें इस फोर्स के बारे में कोई कमेंट नहीं करा जी, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं है। अज्यूमिंग स्लो प्रोसेस है, एक चीज़ लिखी गई है कि स्लो प्रोसेस है। अच्छा, स्लो प्रोसेस का मतलब ये है कि हम अपना फोर्स इस तरह से दे रहे हैं कि नेट फोर्स इस ब्लॉक पे हमेशा ज़ीरो के बराबर रहे। जैसे अगर किसी इंस्टेंट पे स्प्रिंग एक्स खिंचा हुआ है तो स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा के एक्स, हमारा अप्लाइड फोर्स हो जाएगा एफ। तो वी आर मूविंग द ब्लॉक सच दैट मॉड ऑफ एफ इज इक्वल टू के एक्स ऑलवेज। असलियत में तो जो आप फोर्स दोगे ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, हल्की सी ज़्यादा होगी, बट अज्यूमिंग स्लो प्रोसेस मतलब ऑलमोस्ट सेम लेके चल सकते हैं आप। ठीक है, इस केस में ब्लॉक बहुत धीरे 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 एक्सटेंड होगा, उस ब्लॉक विल नॉट गेन एनी काइनेटिक एनर्जी, इट विल मूव वेरी स्लोली। स्लो प्रोसेस का मतलब ये है कि इट विल मूव वेरी स्लोली एंड यू कैन इमेजिन कि ये बहुत धीरे धीरे वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो के साथ मूव करेगा। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करेंगे। हम इस 1 वाली सिचुएशन से 2 वाली सिचुएशन में तक सारी फोर्सेस का वर्क डन लिख के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर करेंगे। 1 वाली सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट किया हमने, और फाइनल सिचुएशन में भी काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 है। इनफैक्ट पूरे इंटरवल में भी क्यों ही हम बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी आप 0 लिख सकते हो। 1 वाली सिचुएशन में एक्स नॉट क्या है, कितना खिंचा हुआ है स्प्रिंग 1 वाली सिचुएशन में, वो आप लिख लेते हैं। तो लेट्स से एक्स नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन है फर्स्ट सिचुएशन में, तो के एक्स नॉट एम जी के बराबर रहा होगा। ठीक है जी, तो एक्स नॉट आ जाता है 1 मीटर। एक्स नॉट क्या है, ये मान लो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, तो नेचुरल लेंथ से कितना खिंचा हुआ है, एक्स नॉट खिंचा हुआ है, ये एक्स नॉट की वैल्यू हमें 1 मीटर पता है, राइट। फिर हमने इससे 2 मीटर फर्दर खींचा, तो सिचुएशन 1 से 2 के बीच में हमारी कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक तो स्प्रिंग फोर्स लग रही है, एक एफ फोर्स लग रही है, एक ग्रेविटी लग रही है। बस इन सब का वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ 0। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय एफ हमें निकालना ही है, स्टार मार्क कर देते हैं इसको। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज माइनस डेल्टा यू एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इज, देखो ग्रेविटी तो कांस्टेंट फोर्स है तो वो इस दौरान लग रही होगी एम जी डाउनवर्ड, दैट इज़ एम इंटू जी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 2, तो वो 200 आ जाएगा अपना वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, उसको माइनस डेल्टा यू के बराबर लिख सकते हैं।
तो बस यहाँ पे हमने डेल्टा यू की वैल्यू पुट करी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस हाफ के एक्स फाइनल विल बी 3। फाइनल सिचुएशन में स्प्रिंग 3 मीटर खिंचा होगा, 1 तो पहले ही खिंचा था, 2 हमने खींच दिया, तो टोटल 3 खींच गया। और इनिशियल सिचुएशन में 1 वाली सिचुएशन में स्प्रिंग 1 मीटर खिंचा हुआ था, तो हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर दैट इज़ 1 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर वाली टर्म बनेगी यहाँ पे। फाइनल एक्स इज़ 3, फाइनल एक्सपेंशन इज़ 3 एंड इनिशियल एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग वाज 1। बस यहाँ से सॉल्व करके अपना आंसर आएगा जी। इस इक्वेशन से वर्क डन फ्रिक्शन अपना अप्लाइड फोर्स का 200 आ जाता है जी, वो आंसर है।